दोस्तों, आप सुनना शुरू कर चुके हैं जज्बातों का जहां विद जावेद अख्तर। और मैं आज आपके सामने एक बार फिर से शर्लक होम्स की नई कहानी के साथ हूं और उम्मीद करूंगा कि ये कहानी भी आपको पसंद आए। और जिन 95% लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलें। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं नई कहानी, काले पीटर की जालसाजी। जुलाई का पहला सप्ताह आरंभ हो चुका था। इस वक्त में मेरा दोस्त लंबे समय के लिए कई बार अनुपस्थित हो चुका था। मैं सोच रहा था कि वह अवश्य ही किसी जरूरी काम में फंस गया होगा। इस दौरान कई भयंकर चेहरे वाले लोग कप्तान बेसिल के बारे में पूछताछ करने आ चुके थे। मैं समझ गया था कि जरूर होम्स किसी आवश्यक काम में लगा है। वह सबसे छुपकर कोई काम करना चाह रहा था। लंदन के अनेक भागों में उसके पास कम से कम 5 शरण स्थल थे, जहां वह अपना भेष बदल कर रहने में माहिर था। उसने अपने काम के बारे में मुझे भी नहीं बताया था और मैंने भी कभी पूछने की जरूरत नहीं समझी थी। उसने अपनी जांच की दिशा के बारे में जो पहला इशारा मुझे दिया, यह बड़ा असाधारण था। वह नाश्ता करने से पहले ही निकल चुका था और मैं बैठा नाश्ता कर रहा था। उसी वक्त वह मेरे कमरे में आया। उसका हैट उसके सिर पर था और उसकी बगल में छाते की तरह खोसा एक भाला था। होम्स, ये सब क्या है? मैंने पूछा। अब ये मत कहना कि उसे लेकर तुम पूरे लंदन में घुमाए हो। मैं कसाई की दुकान तक गया था, उसने जवाब दिया। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। कसाई की दुकान? इस वक्त मुझे भूख लगी है वाटसन, लेकिन मैं शर्त लगा सकता हूं कि तुम मेरे व्यायाम के तरीके का अंदाजा नहीं लगा सकते, होम्स ने बताया। मैं ऐसी कोशिश नहीं करूंगा। कॉफी उड़ेलते हुए उसे हंसी आ रही थी। अगर तुम एडारलिस की दुकान पर देखते तो पाते कि छत से एक मरा हुआ जानवर लटक रहा था और एक आदमी इस भाले से उस पर वार कर रहा था। मैं भी एक ताकतवर आदमी था और मैंने खुद को संतुष्ट कर लिया था कि मैं एक ही प्रहार में बिना ज्यादा मेहनत के जानवर का काम तमाम कर सकता हूं। तुम भी प्रयास करोगे? बिल्कुल नहीं। तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वुडमैन ली के रहस्य से इसका कोई ना कोई ताल्लुक है। और हॉपकिंस, मुझे पिछली रात तुम्हारा तार मिला और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब आओ, जल्दी से अंदर आओ। हमारा मेहमान एक 30 साल का आदमी था। उसने ट्वीड का सूट पहन रखा था। लगता था उसमें काफी अकड़ है। मैंने उसे देखते ही पहचान लिया था। यह एक पुलिस अधिकारी था जिसके भविष्य से होम्स को काफी उम्मीदें थीं। ये खुद भी होम्स का प्रशंसक था। हॉपकिंस उदास बैठा हुआ था। तो फिर क्या रहा? होम्स ने पूछा। नहीं, पूरी तरह से असफलता। कोई प्रगति नहीं हुई। लगता है मामला काफी गंभीर है। अब इसको मुझे ही देखना पड़ेगा, होम्स बोला। मिस्टर होम्स, यही तो मैं भगवान से चाहता था। यह मेरे लिए पहला बड़ा मौका है और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। भगवान के लिए मेरी मदद करो। अच्छा, मैं उपलब्ध प्रमाणों के बारे में पहले ही पढ़ चुका हूं। जैसे घटनास्थल पर मिली तंबाकू की थैली के बारे में तुम क्या कहते हो? उससे कुछ पता नहीं चला? यह थैली खुद उस आदमी की थी। इस पर उसके पहले अक्षर अंकित हैं। यह सील की खाल की बनी है और वह खुद भी सील के कारोबार से जुड़ा था। उसके पास पाइप नहीं था? नहीं मिस्टर होम्स, हमें उसके पास कोई भी पाइप नहीं मिला। वास्तव में वो काफी स्मोकिंग करता था। हो सकता है कि उसने अपने दोस्तों के लिए तंबाकू रखी हो। मैंने इसके बारे में इसलिए पूछा कि अगर मैं मामले की जांच कर रहा होता तो मैंने इसी बिंदु से जांच शुरू करनी होती। वैसे मेरा दोस्त वॉटसन इस मामले में कुछ नहीं जानता। तो मुझे कुछ जरूरी बातें बताओ। हॉपकिंस ने जेब से कागज की पर्ची निकाली। इस पर्ची पर कुछ तारीखें नोट हैं जिनसे आपको मरने वाले कप्तान पीटर के बारे में पता चल सकता है। वह सन 1845 में पैदा हुआ था। 45 साल की उम्र थी। वह सील और व्हेल को पकड़ने का काम करता था।
सन 1883 में उसने हुंडी के जलियान सी यूनिकॉर्न को निर्देशित किया था। बाद में उसने बहुत सी सफल यात्राएं की थी और अगले साल 1884 में वह रिटायर हो गया था। आखिर में उसने वुडमैन ली नाम की एक छोटी सी जगह खरीद ली जो ससेक्स में फॉरेस्कर रो के निकट थी। वहां वह 6 सालों तक रहा और वहीं वह आज से 1 सप्ताह पहले मारा गया। इस आदमी के बारे में कुछ विचित्र बातें हैं। वह एक खामोश मिजाज आदमी था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 20 साल की बेटी और 2 नौकरानियां थीं। अक्सर नौकरानी बदलती रहती हैं। आदमी शराब पिया करता था और पीने के बाद उस पर एक दौरा सा पड़ जाता था। वह अपनी पत्नी और बेटी को आधी रात के समय घर से बाहर निकाल दिया करता था और तब तक उन्हें कोड़ों से मारता रहता जब तक उनकी चीखों से पूरा गांव ना जाग जाता। एक बार उस पर आदमी पर हमला करने का आरोप लगा था। मिस्टर होम्स, आपको पीटर कैरी जैसा खतरनाक आदमी नहीं मिलेगा। मैंने सुना था कि जिस वक्त वह जहाज पर होता है उस वक्त भी उसका बर्ताव ऐसा ही होता है। वह अपने कारोबार में काला पीटर के नाम से जाना जाता था। यह नाम उसकी काली दाढ़ी और रंग रूप के कारण नहीं बल्कि उसकी बुरी आदतों की वजह से दिया गया था। उसके आसपास रहने वाले लोग उससे बहुत डरते थे। मुझे कहने की जरूरत नहीं कि उसके पड़ोसी उससे नफरत करते थे। उसके मरने पर किसी को अफसोस नहीं हुआ। आपने मृतक के केबिन की तलाशी के बारे में सुना होगा, लेकिन आपके दोस्त को इस बारे में कुछ नहीं मालूम। उसने अपने लिए लकड़ी का एक कमरा बना रखा था। वह हमेशा उसी केबिन में रहता था। वह उसके घर से कुछ गज की दूरी पर था। वह हर रात वहीं सोता था। यह एक कमरे की छोटी सी झोपड़ी थी। इसकी चाबी हमेशा उसकी जेब में रहती थी। वह वहां की सफाई और बिस्तर अपने आप ही लगाता था। किसी को उसमें घुसने की आज्ञा नहीं थी। उसके दोनों तरफ की खिड़कियां हमेशा बंद रहती थीं। उनमें से एक खिड़की मुख्य सड़क पर खुलती थी और जब कभी रात के वक्त इसमें रोशनी दिखाई देती तो लोग एक दूसरे को बताते हुए हैरानी जाहिर करते कि काला पीटर अंदर क्या कर रहा था। जांच के दौरान इसी खिड़की से हमें कुछ सबूत मिले हैं मिस्टर होम्स। शायद आपको याद होगा कि स्लेटर नाम का एक पत्थर से मूर्ति बनाने वाला हत्या से 2 दिन पहले रात 1 बजे फॉरेस्ट रो से लौट रहा था और खिड़की की रोशनी पेड़ों के बीच से आती देखकर रुक गया। उसने कसम खाकर बताया कि उसने खिड़की के अंदर एक छाया हिलती हुई देखी थी जो निश्चित तौर पर पीटर कैरी की नहीं थी। पीटर को वह अच्छी तरह जानता था। यह कोई दाढ़ी वाला इंसान था। वह ऐसा कहता है, लेकिन सड़क से खिड़की कुछ दूरी पर है और उस पर वह इसे सोमवार की बात बताता है, जबकि कत्ल बुधवार को हुआ है। मंगल के दिन पीटर बहुत बुरी हालत में था। पीने के बाद वो एकदम जानवर बन जाता था। उसे देखते ही औरतें घर के अंदर भाग गई थीं। फिर वह अपनी झोपड़ी के अंदर चला गया। उसी सुबह बुध के दिन उसकी लड़की खिड़की खोलकर सो रही थी। उसने झोपड़ी के अंदर से एक भयानक चीख सुनी। पीने के बाद पीटर अक्सर चीखता चिल्लाता था, इसलिए वह कोई असाधारण बात नहीं थी। इसी वजह से इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सुबह सवेरे नौकरानी ने देखा कि झोपड़ी का दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन लोग पीटर से इतने डरते थे कि दोपहर तक भी कोई यह देखने की हिम्मत नहीं कर सका कि उसे क्या हुआ था। खुले हुए दरवाजे से जब उन्होंने अंदर झांका तो उनके चेहरे सफेद पड़ चुके थे और पूरे गांव में बात फैल चुकी थी। मैं 1 घंटे के अंदर वहां पहुंचा। मिस्टर होम्स, आप जानते हैं कि मैं पक्के दिल वाला आदमी हूं, लेकिन मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि जैसे ही मैं झोपड़ी में घुसा बुरी तरह हिल गया। वहां मक्खियों और कीट पतंगों की भिनभिनाहट गूंज रही थी। उसका केबिन कप्तानों के केबिन जैसा था। यह मानचित्र टंगा हुआ था और सी यूनिकॉर्न का एक चित्र टंगा हुआ था। इसके बीच में आदमी खुद था। उसका चेहरा ऐंठा हुआ था और उसके सीने में इस्पात का एक भाला धंसा हुआ था जिसकी नोक पीछे लकड़ी की दीवार में घुसी हुई थी। वह मर चुका था और तभी से टंगा हुआ था जब से उसकी चीख सुनाई दी थी। मैं आपका तरीका जानता हूं और मैंने उसे इस्तेमाल किया। मैंने वहां का अच्छी तरह से निरीक्षण कर लिया है। इसी तरह मैंने फर्श का भी निरीक्षण किया है, लेकिन पांव के निशान मुझे नहीं मिले। जब तक अपराधी 2 पांवों पर होता है कोई ना कोई छाप जरूर छोड़ता है।
कोई भी छोटा चिन्ह जिसे वैज्ञानिक खोजी ही ढूंढ पाता है। यह बात विश्वास करने के काबिल नहीं है कि खून से भरे उस कमरे में हमारा सहायक बन सकने वाला कोई निशान नहीं था। मैं समझता हूं कि तुम्हारी नज़र से कुछ छूट गया है मिस्टर होम्स, लेकिन अब क्या हो सकता है? वैसे ध्यान देने लायक कुछ चीज़ें अब भी वहां मौजूद हैं। एक तो वो भाला जिससे हत्या की गई है, ये दीवार में लगे 3 भालों में से खींचा गया था। 2 अभी तक वहीं लगे हुए हैं। इसकी मूठ पर यूनिकॉर्न कुंडी अंकित था। ऐसा महसूस होता है कि जैसे गुस्से में आकर किसी ने हत्या की है और हत्यारे की पहुंच में जो पहला हथियार आया उसे ही उसने थाम लिया। यह भी सच है कि रात के 2 बजे जब अपराध हुआ तब पीटर पूरी तरह बना ठना बैठा था। इससे पता लगता है कि हत्यारे से उसकी मुलाकात होनी पहले से ही तय थी। मेज पर 2 गिलास और एक बोतल भी मौजूद है। अच्छा, तो ये बात है, होम्स ने कहा। दोनों बातें सही हैं। क्या रम के अलावा भी कोई दूसरी शराब थी? हाँ, ब्रांडी और विस्की भी थी। ये हमारे काम की बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये बोतलें भरी हुई थीं और इन्हें प्रयोग में नहीं लाया गया था, इंस्पेक्टर ने बताया। इसकी मौजूदगी बहुत ही महत्वपूर्ण है, होम्स बोला। और सुनाओ, तुमने और क्या देखा? मेज पर तंबाकू की थैली पड़ी हुई थी। मेज पर किस जगह? ये बीच में पड़ी थी। ये सील की खुरदरी खाल की बनी है। इस पर सील के खड़े बाल दिखाई दे रहे थे। इसे चमड़े की डोरी से बांधा जाता है। इसके भीतरी भाग पर पीसी अंकित है और इसके अंदर आधा औंस तंबाकू भरी थी। बहुत अच्छी। और? हॉपकिंस ने अपनी जेब से एक नोटबुक निकाली। बाहर से यह फटी हुई और भद्दी लग रही थी। इसके पेजों का रंग उड़ चुका था। पहले पेज पर JHN पहला अक्षर और 1883 लिखा था। होम्स ने इसे मेज पर रख दिया। बारीकी से इसकी जांच करने लगा। दूसरे पेज पर CPR अक्षर छपे हुए थे और इसके बाद कई संख्याएं लिखी थीं। एक शीर्षक था अर्जेंटाइन, फिर कोस्टारिका, फिर सैन पाड्लो। इन शीर्षकों वाले पेजों पर कुछ निशान बने थे और संख्याएं लिखी थीं। इनसे तुमने क्या समझा? होम्स ने पूछा। मुझे तो ये प्रतिभूतियों से संबंधित लगते हैं। मैंने सोचा कि JHN किसी दलाल के प्रथम अक्षर हैं और CPR उसका कोई ग्राहक होगा, उसने कहा। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे सोचकर देखो, होम्स ने कहा। मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, उसने चिल्लाकर कहा। वास्तव में जो आप कह रहे हैं इसका भी वही मतलब है। फिर JNN प्रथम अक्षर भी खोजने को रह जाते हैं। मैं दलाल का नाम पहले ही स्टॉक एक्सचेंज की सूची में जांच चुका हूँ और 1883 में मुझे किसी दलाल का नाम ऐसा नहीं मिला जिसके पहले अक्षर ये हो सकते हों। फिर भी मुझे लगता है यह बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण सबूत है। आप इस संभावना से इनकार नहीं करेंगे मिस्टर होम्स कि यह हत्यारे के पहले अक्षर हो सकते हैं और इन पेजों पर लिखी संख्याएं जमानत राशियां हो सकती हैं जो हत्या के मकसद की तरफ इशारा करती हैं। शर्लक होम्स इस नई बात से हैरान दिखाई दिया। मैं तुम्हारी बात का समर्थन करता हूं, उसने कहा। इन जमानत राशियों के बारे में तुम्हें कुछ पता लगा? दफ्तरों में जांच की जा रही है, मगर दक्षिणी अमेरिका के स्टॉक होल्डरों का ब्यौरा मंगाने में सप्ताह भर लग जाएगा। होम्स अपने आतिशी शीशे से नोटबुक की जिल्द का निरीक्षण कर रहा था, जैसे कुछ दिखाई दे रहा हो। इस पर कहीं कहीं धब्बे पड़े हुए हैं, उसने कहा। हाँ मिस्टर, ये खून के धब्बे हैं। मैंने उसको वहां के फर्श के ऊपर से उठाया है। खून के धब्बे ऊपर थे या नीचे? दीवार के बगल में। तो इस बात से साबित होता है कि नोटबुक अपराध होने के बाद ही नीचे गिरी थी। आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है मिस्टर होम्स। मेरा भी यही अंदाज़ा है कि हत्यारे से गिर गई। मेरे ख्याल में इन जमानत राशियों में मृतक की संपत्ति तो नहीं थी। नहीं मिस्टर। लूट हुई थी क्या? नहीं मिस्टर, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया गया था। ये काफ़ी रोचक केस है, इसमें काफ़ी मज़ा आ रहा है। वहाँ चाकू मिला था या नहीं? हाँ, एक मयान वाला चाकू जो अब भी मयान में है। यह मृतक के पाँव के पास पड़ा मिला। मिसेस कैरी इसे अपने पति का चाकू बताती हैं, इंस्पेक्टर ने होम्स को बताया।
होम्स कुछ पल सोचता रहा। अच्छा ठीक है, तुम ठहरो, मैं खुद वहां जाता हूं, आखिर होम्स ने सोचकर कहा। हॉपकिंस खुश हो गया। शुक्रिया मिस्टर, मेरे सर से बोझ उतर गया। वह बोला, अब मैं बहुत संतुष्ट हूं। यह काम एक सप्ताह पहले काफी आसान था, लेकिन अब भी मेरा वहां जाना बेकार नहीं जाएगा। वॉटसन, अगर तुम वक्त निकाल सको तो मुझे बहुत खुशी होगी। हॉपकिंस, अगर तुम चौपहिया गाड़ी मंगा लो तो हम 15 मिनट के अंदर फॉरेस्ट रो चलने को तैयार हैं। छोटे स्टेशन पर उतरने के बाद हम जंगल के बीच कुछ दूर तक बढ़ते रहे। यह उस जंगल के अवशेष हैं जिसने लंबे समय तक सेक्सन आक्रमणकारियों से सुरक्षा प्रदान की थी। जंगल का काफी हिस्सा साफ हो चुका था। पहाड़ी की ढलान पर पीटर कैरी की निचली छत वाली एक इमारत थी। इस तक खेतों से पगडंडी पहुंच रही थी। सड़क के किनारे 3 तरफ से झाड़ियों से घिरी एक छोटी सी झोपड़ी थी। इसका दरवाजा और खिड़की हमारी दिशा में थी। हॉपकिंस हमें घर लेकर पहुंचा, जहां उसने हमारा परिचय मृतक की पत्नी से कराया। उसके चेहरे की रेखाएं और डर सालों के उत्पीड़न की कहानी कह रही थीं। उसके साथ उसकी बेटी थी। उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि बाप के मरने की उसे बेहद खुशी है और बाप के मारने वालों का दिल से शुक्रिया अदा कर रही है। वहां से निकलकर हम घटना स्थल पर पहुंचे। वह साधारण सा लग रहा था। इसकी दीवारें लकड़ी की थीं। स्टैनले हॉपकिंस ने अपनी जेब से चाबी निकाली और ताला खोलने लगा। वह एक पल के लिए रुका। वह हैरान था। मुझे लगता है मिस्टर होम्स, किसी आदमी ने इसके साथ छेड़छाड़ की है। यह बात सही थी। लकड़ी कटी हुई थी और रंग उखड़ा हुआ था। होम्स खिड़की का जायजा ले रहा था। किसी ने इसे खोलने की कोशिश की है। जो भी था, अंदर नहीं घुस सका। कोई अनाड़ी रहा होगा। ये बड़ी आसान सी बात है, इंस्पेक्टर ने बताया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कल शाम तक ये निशान यहां नहीं थे। शायद लगता है किसी उत्सुक आदमी ने यह काम किया होगा। मैंने मशवरा दिया। यहां पांव रखने की हिम्मत कुछ ही लोगों में है और उनमें से कुछ ही केबिन में घुसने की कोशिश करेंगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है मिस्टर होम्स? उसने पूछा। मैं सोच रहा हूं कि किस्मत हमारे साथ है। आपका मतलब है कि वह आदमी फिर यहां आएगा? क्या इस बात का पूरा यकीन है? इसकी संभावना ज्यादा है। वह दरवाजा खुला मिलने की उम्मीद लेकर आया होगा। उसने छोटे चाकू की मदद से कोशिश की कि भीतर घुस जाए, लेकिन घुस नहीं पाया। अब वह क्या करेगा? अब वह किसी अधिक उपयोगी औजार के साथ अगली रात में जरूर यहां आएगा। मैं भी यही कह रहा था, और हमारा यह कसूर होगा कि हम उसके स्वागत को ना खड़े हों। तब तक मैं केबिन के अंदर झांकता हूं। वहां के सारे चिन्ह हटाए जा चुके थे, लेकिन सामान अब भी बिखरा हुआ था, जैसे हत्या की रात में पड़ा हुआ था। होम्स ने ध्यानपूर्वक हर चीज का जायजा लिया। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वह सफल नहीं हुआ है। वह अपनी जांच के बीच एक बार रुका। तुमने शेल्फ से कुछ हटाया हॉपकिंस? नहीं। मुझे लगता है इस जगह से कुछ हटाया गया है, क्योंकि यहां धूल कम है। शायद यहां कोई किताब थी या फिर कोई बक्सा हो सकता है। और ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। हम लोगों को इस मनोहर जंगल में घूमकर कुछ घंटे चिड़ियों और फूलों के साथ बिताने चाहिए। हॉपकिंस, हम लोग तुम्हें कुछ देर के बाद मिलते हैं। हमें अपनी योजना पर 11:30 बजे के बाद काम करना था। हॉपकिंस झोपड़ी का दरवाज़ा खुला छोड़ने को कह रहा था, लेकिन होम्स का ख्याल था कि इस प्रकार आने वाले को शक हो जाएगा। वैसे भी ताला कुछ साधारण ही था। होम्स का विचार था कि हमें झाड़ियों में बैठकर आने वाले की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस तरह अगर आदमी रोशनी जलाता तो हम उसे पहचान लेते और उसके रात को आने का मतलब जान लेते। ये एक लंबी और उदास भरी प्रतीक्षा थी, फिर भी अपने साथ एक ऐसा रोमांच लेकर आई जैसे तालाब के किनारे बैठे शिकारी को तब अनुभव होता है जब वह प्यासे जानवरों के पहुंचने का इंतजार कर रहा होता है। ये जंगली जानवर कौन हो सकता था जिसका इंतजार हम अंधेरे में बैठकर कर रहे थे? क्या वह अपराध का भयानक चीता था जिसके जहरीले दांतों और नाखूनों से
भयानक युद्ध करना पड़ सकता था, या फिर यह कोई सियार साबित होने वाला था जो सिर्फ कमजोर और असुरक्षित लोगों के लिए खतरनाक था। पता नहीं। तो आगे की कहानी में क्या हुआ ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाले नए एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।